गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं ऐसे 706 जिसका नाम है यूएम एंड ओएम पैराग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विद इन 15 मिनट्स अपना ये ऐसे 706 कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक अपना कवर होगा फ्रॉम द आईसीए मॉड्यूल। ठीक है, उसमें से मैं कोई सा भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड अपने पास आता है EOM, बेसिकली एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आखिर ये होता है क्या है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। इट इज़ अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर विच इज़ अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and in the auditor's judgment it is important for the fundamental understanding of financial statements for the users। तो बेसिकली आप को जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहता है, उसी के अंदर एक आता है ईओएम पैराग्राफ। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ आता है जिसका नाम क्या होता है, ईओएम पैराग्राफ। ईओएम पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, ऐसे मैटर्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। याद रखना पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैटर्स जो कि प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और अगर ऑडिटर को लगता है अपने जजमेंट के हिसाब से ये मैटर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द यूजर्स। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि ये यूज़र्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहीं ना कहीं मैटर्स इंपॉर्टेंट है, तो फिर ऑडिटर उसको क्या करता है, ईओएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करता है वो मैटर्स को। याद रखना है मैटर्स ऑलरेडी जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसी में से ऑडिटर क्या करेगा, कुछ मैटर्स को उठाएगा और उसको ईओएम पैराग्राफ के अंदर लिखेगा। अब आप बोलोगे कि कई सारे मैटर्स ऐसे तो आ सकते हैं क्योंकि खूब सारी चीज़ें प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसी के लिए आपको सेकेंड पॉइंट में बता रखा है ऐसे मैटर्स जो कि प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, वो यूज़र्स अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, यूज़र्स के लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ईओएम पैराग्राफ में हाईलाइट करने से। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ईओएम पैराग्राफ के अंदर कोई मैटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो मैटर क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ताकि यूज़र का अटेंशन उस मैटर की तरफ जाए। इसके एग्जांपल्स भी अपन जानेंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले सेकंड पॉइंट आता है व्हेन टू इंक्लूड ईओएम इन ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑलरेडी डेफिनेशन से भी इसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर ईओएम पैराग्राफ ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग। देखो अब आपको लग रहा है कि ये मैटर ईओएम पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए, पर ऑडिटर को दो बातों को कंसीडर करना चाहिए। कंसीडर वेदर एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन सच मैटर्स एज पर एस 705। हाँ, अगर ऑडिटर को कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के अंदर गलती मिल रही है, ठीक है, अब इन्वेंट्री के अंदर गलती मिल रही है तो ऑडिटर उस वजह से मॉडिफिकेशन देना चाहता है, पर ऑडिटर क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन देने की बजाय उस मैटर को, इन्वेंट्री से रिलेटेड मैटर को ईओएम पैराग्राफ के अंदर लिख रहा है। तो क्या मॉडिफिकेशन ऑडिटर नहीं देगा तो भी चल जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, मॉडिफिकेशन को देनी है। ऐसा नहीं कि किसी मैटर पर मॉडिफिकेशन आना चाहिए था और आपने क्या करा, उसको ईओएम पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, मॉडिफिकेशन दिया ही नहीं, क्लीन ओपिनियन दे दिया। ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है मॉडिफिकेशन। अगर उस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो पहले आपको मॉडिफिकेशन देना है, उसको ईओएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कंसिडर व्हेन एस 701 अप्लाइज वेदर सच मैटर इज डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर। अभी तक मैंने आपको कैम नहीं पढ़ा है तो कैम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो मैटर कैम के अंदर जाना चाहिए तो वो पहले प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे, उस मैटर को कैम के अंदर इंक्लूड करोगे, ना कि ईओएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, मॉडिफिकेशन को देनी है, कैम को देनी है। उसके अलावा कोई मैटर है जो कि ये डेफिनेशन को मीट कर रहा है तो फिर आप उस पॉइंट को क्या कर सकते हो, ईओएम के अंदर लिख सकते हो। यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं है ये, आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशन। ठीक है, ईओएम पैराग्राफ कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप मॉडिफिकेशन देना चाह रहे हो उसकी जगह आपने ईओएम में लिख दिया, ऐसा सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा कोई मैटर है जो इस कंडीशन को मीट कर रहा है उसको आप ईओएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नोट दे रखा है एक, इफ एस 705 एस 701 ये रिक्वायर्स द अबाउ मैटर टू बी रिपोर्टेड देन ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड सच मैटर अंडर ईओएम। नोट के अंदर वापिस से बता रखा है सेम बात को, ताकि आप
उसको बार बार पढ़ो तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपने पास, अब आप बोलोगे आखिर इसके एग्जांपल्स बताओ, ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जो ईओएम पैराग्राफ के अंदर आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया एक्सेप्शनल पेंडिंग लिटिगेशंस, कोई पेंडिंग लिटिगेशंस चल रहा है तो उससे रिलेटेड आप इधर लिख सकते हो। अब देखो पेंडिंग लिटिगेशंस क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑलरेडी डिस्क्लोज होगा और ये यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इस वजह से अगर ऑडिटर मॉडिफिकेशन भी नहीं देना चाह रहा है, कैम के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल सा पेंडिंग लिटिगेशन है, ऑडिटर चाहते हैं इस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, तो उस मैटर को ऑडिटर ईओएम के अंदर लिख सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इस पर स्पेसिफिक ऐसे भी दे रखा है, उसको अपन डिटेल में वहाँ पढ़ने वाले हैं। सी पॉइंट बता रखा है मेजर कैटेस्ट्रॉफी और नेचुरल कैलामिटी विच में हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियसली कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, तो उसके एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बात को आप हाईलाइट कर सकते हो ईओएम पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बता रखा है सेपरेट सेक्शन फॉर ईओएम पैराग्राफ, ठीक है। अब ईओएम पैराग्राफ की अलग हेडिंग होती है जो कि अपन ने एसए 700 के अंदर देख लिया था। क्या आएगा, सबसे पहले ईओएम मैटर शैल बी रिपोर्टेड अंडर एन अप्रोप्रिएट हेडिंग दैट इंक्लूड्स द टर्म ईओएम पैराग्राफ। ऑब्वियसली हेडिंग आता है ईओएम पैराग्राफ, उसके अंदर आप मैटर्स लिखोगे। द पैराग्राफ शुड इंक्लूड अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड रेफरेंस टू द रेस्पेक्टिव नोट्स टू अकाउंट्स और डिटेल्स। अब यहाँ तो सिर्फ आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि इस मैटर की वजह से ईओएम के अंदर ये आप बता दोगे, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन है उसके बारे में 2 लाइन लिख दोगे। अल्टीमेटली जो पूरा डिटेल डिस्कशन है वो आप नोट्स टू अकाउंट्स का उधर रेफरेंस दे दोगे, ठीक है, कि अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो इस नोट्स टू अकाउंट्स वाले नंबर को रेफर करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। सी पॉइंट बता रखा ऑडिटर शुड क्लियरली इंडिकेट दैट हिज ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज। ये वर्ड तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पहले सेकंड पॉइंट में बताया था, उसके बाद नोट के अंदर बताया था, फोर्थ पॉइंट के सी पॉइंट में बता रखा है। ये एक सब्सटीट्यूट नहीं है, पहले प्रायर अगर किसी मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो फिर आप उसको ईओएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, आप मॉडिफिकेशन ही दोगे। ये लाइन इस तरीके से आती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अपने पास एसए 706 के अंदर आता है ओएम पैराग्राफ। तो बेसिकली ओएम पैराग्राफ होता क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ। ईओएम तो आपको समझ में आ गया होगा, अब अपन चलते हैं ओएम पैराग्राफ। सबसे पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जैसे ईओएम पैराग्राफ आता है, उसके बाद आता है ओएम पैराग्राफ दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ देखो डिफरेंस आपको ये लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। ऐसे मैटर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज प्रेजेंटेड नहीं है, या अपन दूसरे मैटर्स ले रहे हैं, जबकि ईओएम के अंदर तो वही मैटर्स लेने जो कि प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है। And in the auditor's judgment, matter is relevant to users' understanding of auditor's responsibility or his audit report. तो बेसिकली ये मैटर्स आखिर इम्पोर्टेंट क्यों यूज़र्स के लिए, ताकि लोग क्या कर सके, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, ऑडिट रिपोर्ट को बेटर तरीके से समझ सकें। इसके लिए आता है ओएम पैराग्राफ, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, एक तरीके से आप शॉर्ट में बोल सकते हो इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड ऑडिटर। या ऑडिटर कहीं ना कहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइन करना चाहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, वो इस इधर डिस्क्राइब करना चाहता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं ये अपन देखते हैं। जैसे कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। अब देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा तो लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट करा होगा, पर अब अगर आप ओएम पैराग्राफ नहीं लिखोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो यूज़र्स को क्या लगेगा कि लास्ट ईयर भी आपने ही ऑडिट करा होगा, ठीक है। तो ओएम पैराग्राफ के अंदर आप बता सकते हो कि लास्ट ईयर ऑडिट किसी और कंपनी ने करा, ठीक है, किसी और ने करा, तो उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। रिपोर्टिंग अबाउट प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अपन ऐसे 510 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैन ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एज पर एस 600, ठीक है। ऑडिटर क्या कर रहा है, दूसरे ऑडिटर्स के काम पर रिलाई कर रहा है, ऐसे 600 हो गया। जैसे कि आप CFS के ऑडिटर हो तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सब्सिडरी का कोई और ऑडिटर होगा, उसने ऑडिट करा होगा, ठीक है, तो अब आप उसके काम पर रिलाई कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपने अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई करा ही नहीं करा है। ये ऐसे 600 में डिटेल में पढ़ेंगे।
ऐसे 710 में रिक्वायर रिपोर्टिंग अंडर OM पैराग्राफ इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा। सी पॉइंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट करा था, उसने एडवर्स ओपिनियन दिया था, ठीक है, और इस साल आप क्लीन ओपिनियन दे रहे हो, ठीक, सॉरी, या फिर आपके हिसाब से कुछ और ओपिनियन होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये बात भी आप OM पैराग्राफ के अंदर बता सकते हो कि लास्ट ईयर जिसने ऑडिट करा था उस आखिर उसने एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया था, और क्या वो मिस्टेक इस साल भी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ ऑडिटर एंड यूज़र के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन होगा OM पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। व्हेन टू इशू OM पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट, कब इशू करना चाहिए? पहला डेफिनेशन मीट हो जाए, ठीक है। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर इन OM पैराग्राफ कंसिडर दैट वेदर इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, लॉ रेगुलेशन ने आपको मना करा है। फॉर एग्जांपल आपको आपने बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करा, उस दौरान आपको कोई मिस्टेक, सिग्निफिकेंट मिस्टेक मिल गई, ठीक है, कि कब जो भी बैंक का था वो सॉफ्टवेयर एकदम ही सही तरीके से नहीं था, उसके अंदर कोई आपको बग डेफिशिएंसीज वगैरह मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, गवर्नमेंट कंपनी के केस में डायरेक्ट आप OM पैराग्राफ ऐसे इशू नहीं कर सकते ऑडिट रिपोर्ट में, अदरवाइज़ क्या होगा, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए एक ट्रबल बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इन द आइज ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट की इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, आपको क्या करना है, CAG को तो रिपोर्ट करना ही है जो भी आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली थी, ठीक है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिला था। पर कभी कभार कोई ऐसा भी मैटर होता है जो कि आप अगर डायरेक्ट ही लिख दोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सिग्निफिकेंट लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से हट सकता है। तो उस केस में लॉ रेगुलेशन मना करता है कि आपको, अगर लॉ रेगुलेशन मना कर दे तो फिर आपको वो मैटर OM पैराग्राफ के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो भी आप रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको तो आपको वो मैटर बताना ही पड़ेगा, आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इतना निभाना ही है। एंड वेदर सच मैटर इज डिटरमाइंड टू बी कैम, ऑब्वियसली कैम और OM पैराग्राफ में जो मैटर आते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस, मतलब दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात आपको समझ में आएगी जब अपन कैम पढ़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर लॉ रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नोट, बिफोर इंक्लूडिंग एनी मैटर अंडर EOM OM एज अ मॉडिफिकेशन और अंडर कैम, चाहे आप EOM के अंदर लिखो, चाहे OM पैराग्राफ के अंदर लिखो, चाहे आप एज अ मॉडिफिकेशन लिख रहे हो या फिर कैम के अंदर लिख रहे हो, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद TCWG रिगार्डिंग ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशंस एंड प्रपोज्ड वर्डिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट प्रेजेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि TCWG देखते ही रह जाए, उनके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बन जाए जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हो। उनको पता होना चाहिए कि आखिर आप कौन कौन से मैटर्स को OM पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो, कौन से मैटर्स को आप EOM पैराग्राफ में लिख रहे हो, और प्रपोज्ड वर्डिंग क्या रहेगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा लिख दिया तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है। कंपनी को हो सकता है आगे फंडिंग वगैरह, इन्वेस्टर्स उनको क्वेश्चन रेस करें। तो कहीं ना कहीं ये बता रखा है, आप जो भी वर्डिंग लिखो, जो भी आप मैटर्स लिखो, वो एक बार TCWG के साथ कम्युनिकेट कर लेना। सिर्फ एक बार आपको इन्फॉर्म करना रहता है, उसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको बेसिकली इन्फॉर्म करने की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है TCWG उस मैटर्स को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये अपना SS706 कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। बाकी यह हर एक पॉइंट को मैंने कवर करा है, कंसेप्ट अपने कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे नेक्स्ट ऐसे